कि आपको कितनी नहीं पुरानी सुन है? रहे हैं। कालाहांडी की बात, कालाहांडी की रिपोर्ट कितनी पुरानी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कितनी पुरानी 20 है? साल पुरानी ठीक रिपोर्ट उतनी है। ही पुरानी है, झारखंड के लोग- ठीक उतनी ही झारखंड के पुरानी लोग है, 17, ठीक 18 साल उतनी ही पुरानी- पुरानी है। उससे उसके उससे उससे ज्यादा तो आपके सरकार 20 साल बिहार में हो गए। बिहार को तो जब इसीलिए भारत मैं कह रहा हूं कि में नरेंद्र आज मोदी, बिहार में देश के भूखमरी नहीं प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मनोज मोदी जी, के नेतृत्व देखिए, में आज 12 साल में हम देश की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं 12 साल में। तो बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, बिहार फिर गरीब क्यों है? बिहार पिछड़ा क्यों है? आप खुद कह रहे हैं कि हमारा बिहार गरीब है। आपकी बात से सहमत नहीं हूं। क्यों? पिछले 20 साल से अगर आप बिहार की जीएसडीपी देखें तो हम लोग हर साल देश में टॉप 5 पे रहते हैं। बिहार का बेस इतना अरे खराब आप था। ही ने कहा है कि अगर बिहार मैं बहुत बोलना गरीब शुरू प्रदेश है, करूं कि आप ही ने लालू कहा यादव है। ने और उसके पहले कांग्रेस की सरकार ने क्या करके रखा? अरे पूरा आप ही ने खत्म कहा है करके कि को बिहार रख दिया था। बहुत आपसे गरीब छुपा प्रदेश हुआ है। नहीं है मनोज जी, क्या करके रखा था? मैं तो बोलता हूं कि बंबई की जो बजट थी, बंबई की बजट छोटी मनीष थी। जी, अब बंबई की देश के बजट बड़ी थी, बिहार प्रधानमंत्री की बजट नरेंद्र छोटी मोदी थी। जब देश को 11 सालों में विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने जा रहे हैं, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बढ़ गए हैं, तो 20 साल में आप बिहार को नहीं बदल पाए, बिहार को गरीब से ऊपर नहीं ला बदला पाए। हम लोगों ने। बिहार में आप ही ने कहा न कि कोई बिहार रूल गरीब थी, प्रदेश है। न रेगुलेशन थी। देखिए, आपको सुनना होगा मनोज जी, थोड़ा आप धैर्य रखें। मुझे लेकिन भी बिहार सुनना में होगा बहुत आपको। बदलाव है। आप घूमते हैं लोगों के बीच में, आप जाते हैं, आप जाकर देखें, यहां जनता खुश है। जनता खुश है, इसीलिए 20 साल से भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार है। नहीं तो अगर जनता खुश नहीं होती तो कभी भी उखाड़ के किसी भी सरकार को फेंक सकती है। आप अंदर जाएं, आप जाकर देखें, और आप इतने बड़े पत्रकार अरे हैं। हम अंदर लोग भी खुश हैं, चले गए महिलाएं खुश हैं, और हम बाहर बच्चे भी खुश आ हैं। गए। मैं बच्चों के बारे में बताऊं, 10 लाख तक बच्चों को बिना किसी इंटरेस्ट रेट के लोन मिलता है हायर स्टडीज के लिए। आप जाकर के देखिए बिहार में, ये इतनी बड़ी बदलाव है, और इतना लोगों में कॉन्फिडेंस है, युवाओं में कॉन्फिडेंस है। आज देखिए वकीलों के लिए, आज अगर आप नया वकील बनते हैं, आप बता दीजिए देश में कहां पर ऐसा स्कीम होगा। पहली बार ये स्कीम आया कि आप 5,000 रुपए महीने आपको मिलेगा पहले के 3 सालों में। जितने भी लोग वकालत करें उनके लिए कितनी सुविधा है। और बिहार का तो कितने सारे स्कीम से पूरे देश ने उसको उसको रखा है। तो देखिए, बिहार की जनसंख्या बहुत है, 15 करोड़ है। आप पर कैपिटा इनकम में जरूर बोल सकते हैं, लेकिन बिहार में बहुत बड़ा बदलाव आया है। और इस बात से कोई भी बिहारी जो है ये असहमत नहीं होगा, चाहे वो वोट देता हो इस सरकार को या नहीं देता हो। और आपसे ज्यादा इस बात के बारे में कोई नहीं जानता हो। लेकिन हम लोग रेवड़ी मैं की तो बात कर रहे आंकड़ों थे, पर मैं बात कर रहा इस हूं शब्द मनीष से जी, मैं तो मनीष जी असहमत आंकड़ों हूं। पे बात कर रहा हूं कि पिछले 10 साल में 17.57 लाख करोड़ से हम 59.60 लाख करोड़ रुपए राज्यों ने कर्ज ले लिया है। हम रायपुर चलते हैं, रायपुर के लोग फ्रीबीज को लेकर क्या करें, क्योंकि देश के तमाम राज्यों से हमने रिपोर्ट मंगाई है, वो इस पर क्या कहते हैं, एक बार सुन लेते हैं। चुनावी वादों की आड़ में कब तक ऐसी रेवड़ियां बांटी जाती रहेंगी, ये सवाल सबसे बड़ा है। क्योंकि जो हम दिखाने जा रहे हैं और सुनाने जा रहे हैं उसकी कल्पना आप भी नहीं कर सकते, क्योंकि जनता जनार्दन अब समझ चुकी है और ये कह रही है कि हमसे लेकर हम ही को लौटाया जा रहा है। लेकिन क्या हम लोग छोटा मोटा धंधा कर लेता है, उसी कारण से हम रोजी रोटी चलाना चाहता है। उन लोग क्या है, इधर से अब हम लोग का अच्छे गर्मी से 5-6 साल से हो गया, हमारा 800 रुपये से ज़्यादा नहीं आ रहा था। ऐसा आ गया ये महीने 2 महीने से कम 2100 रुपये 2400 रुपये से बिजली बिल कम नहीं आ रहा सर। इधर से आ रहा है, उन लोग दे रहे हैं 1000 रुपये, इधर से ज़्यादा लेके चले जा रहे हैं इन लोग। मतलब एक दे रहे हैं और कितना ले ले रहे हैं बिजली के माध्यम? बस 1000 से ज़्यादा ही लेके जा रहा है सर। 1200 रुपये 1300 रुपये ज़्यादा लेके चले जा रहे हैं। 1000 रुपये दे रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं। और ऐसे बंद कर दो, बस कम कर दो। हमारा कि यही बस विनती करता है मुख्यमंत्री से, हम निवेदन करते हैं। पैसा मिल रहा है? हाँ मिल रहा है 1000। उसके अलावा क्या स्थिति है? जो अभी ये लगा है बिजली बिल बहुत आ रहा है, जब से ये लगा है मीटर तभी से बहुत ज़्यादा आ रहा है बिल। तो ऐसा तो नहीं यहाँ से दे रहे हैं वहाँ से ले रहे हैं? हो सकता है, अब जनता क्या करेंगे। 20% जो सरकारी योजनाएं, जो चुनावी घोषणाएं करती है उसमें लुटा रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखो, हमारी चीज़ है, कमाई हमारी है तो हमें मिलना चाहिए, या हमारे टैक्स कम होनी चाहिए। लेकिन दूसरों को दे के क्या फ़ायदा है? जो चीज़ अगर मैं कमा रहा हूँ तो मेरे हिस्से में आना चाहिए। दूसरे के हिस्से में वो दारू पी रहा है, उसको आप 1000 रुपये दे रहे हो, तो ये तो सही नहीं है, गलत है। छत्तीसगढ़ की सरकार, इसके अलावा दूसरे भी राज्यों की सरकारें चुनाव में घोषणाएं कर देती हैं, जो घोषणाएं फिजिबल तो होती नहीं है, उसके बाद वो अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा उनके ऊपर खर्च करती है। आप इसको कैसे देखते हैं?
भैया वो सब तो उनका खुद का कमाया हुआ रहता नहीं। ये क्या है, मिडिल क्लास फैमिली और जितने भी व्यापारी लोग हैं जो टैक्स भरते हैं, जीएसटी भरते हैं, पर उसका उपयोग उनको कहाँ करना है, वो सही है गलत है, वो सरकार को उतना समझ में थोड़ी नहीं आता है। मरती तो मिडिल क्लास फैमिली है जिनकी कमाई नहीं रहती है। आजकल ऑनलाइन सब कुछ वो कर दिया है। 100 का माल 110 में नहीं बिकता, आज की तारीख में 100 का माल 90 रुपये में भी ग्राहक खरीदने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति हो गई है। सरकार क्या करेगी मिडिल क्लास फैमिली के लिए, मेरे को ये समझ में नहीं आता। तो जो सरकार वायदे कर देती है बड़े बड़े, उसके बाद जितना कमाती नहीं है उससे बड़ा हिस्सा वो क्या नाम है चुनावी घोषणाओं को पूरा करने में। वादे होते ही तोड़ने के लिए भैया, वादे होते ही तोड़ने के लिए। 5 साल पहले सरकार क्या बोली उसको खुद को याद नहीं रहेगा, हमको याद रहेगा, लेकिन सरकार को याद नहीं रहता ना। और मिडिल क्लास फैमिली के लिए कुछ भी नहीं कर रही सरकार। ये जो है ना, खाली खून चूसा जा रहा है। हिस्सा जो वो चुनावी घोषणाएं करती है जो पूरी होने लायक भी नहीं है, उसमें खर्च करती है, आप कैसे देखते हैं? मेरे को तो ये गलत ही लगता है पूरे तरीके से। जो बांट रही है, बांट बस रही है, उसके बाद में फिर कहीं ना कहीं से और वसूलते भी है ये सब चीज़ों को। और किसी को भी ये फ्री दिखा के उसके बदले में 10 गुना ज़्यादा वसूला जाता है। तो एक हाथ से पकड़ के दूसरे हाथ से फिर से छीनने वाला ही काम है ये। आप इसको कैसे देखते हैं? मेरा नज़रिया इसके लिए टोटल वेस्ट ही है, वेस्ट ही लगता है मेरे को। 1000 रुपये इन लोग महतारी वंदन देते हैं, उसके बेस पे वो लेडीज़ों के हाथ में तो जाता है और वो पैसा निकल के जेंट्स लोग के हाथ में जाता है, वही उन लोग के जाके दारू पीते हैं, कुछ होता ही नहीं है। और वही पैसा बिजली बिल पे भी डबल कर दिए, जो दे रहे हैं वही तो वसूल रहे हैं वापस से। सरकारें सत्ता पाने की चाह में क्या ना कुछ कर दें, इस कदर गुजर जाती हैं कि जो नहीं भी होता उसको देने का वादा कर बैठती हैं। उसके बाद कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा उन वायदों पर खर्च कर दिया जाता है जिसकी फिजिबिलिटी या ये कह लीजिए के पास हम चलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर श्याम, कर्नाटका, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, कई ऐसे राज्य हैं वहाँ तो कांग्रेस की सरकारें हैं और वहाँ की स्थिति ये है कि जो चुनाव में आपने वादे किए हैं ना फ्रीबीज के, वो भी पूरे नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि राज्य बोझ में है, वित्तीय बोझ में। देखिए, आपके जो रिसर्च के प्रेजेंटेशन को बेहतर रिपोर्ट तैयार किया है और निसंदेह आपकी जो रिपोर्टिंग है रिसर्च बेस्ड रिपोर्टिंग है, आज की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है टू वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर। 2-3 बात मैं यहाँ जरूर कोट करूं कि जो आप बता रहे थे कि 20 साल की इनकी जो डबल इंजन की जो फेल्ड सरकार है, वहां पर गरीबी उन्मूलन की कोई नीति कारगर नहीं क्यों हो पा रही है, उसके कुछ आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि इनके कोई भी डेवलपमेंट का विजन जो लोकतंत्र के तकाजे पर आधारित नहीं। सार्वजनिक जो संस्थाएं हैं, जो पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस है, सबको घुमा फिरा के निजीकरण के हवाले में करना। मैं एक उदाहरण के साथ समझाना चाहता हूँ। जो MTNL दिल्ली की थी, आप देखिए आज टेलीफोन समाप्त हो गई, लाइफलाइन कही जाती है। आप तो वो सीनियर पर्सन, आप जानते होंगे, उसका ऐतिहासिक रोल में रही, आप जानते हैं। और वहां पर कितनी जमीनें हैं, वो जमीनें किसके हाथ में जाएगी वक्त ये बताएगा। मैं इस पर कुछ बोलने की स्थिति में अभी नहीं हूँ। आप बताइए, 12 महीने होते हैं साल में, आज रिचार्ज कूपन आप कराएंगे वो 13 महीने का होता है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? और रिचार्ज कूपन हम आप चलिए कई बार उसको मेरे लिए ठीक है, लेकिन जो मजदूर हमारे भाई है, हर दिन को काम नहीं मिलता है और लेबर लॉज पर इनकी क्या पॉलिसी है वो आप जानते हैं। तो एक तो उसका मैंने आपका कारण मैंने बता दिया कि किस तरह से सार्वजनिक संपत्तियों को निजीकरण के हवाले 10 सालों में हुई है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अडानी का पोर्ट, आज एक आम मजलूम आदमी एक छत बनाने में जिंदगी बीत जाती है, और अब क्या है, अडानी का पोर्ट, अडानी का एयरपोर्ट, नई जो तावीज आई है ना, शब्दावली आई है। मुझे लगता है श्याम जी गलत डायरेक्शन पे जा रहे हैं। आप बड़े बड़े मुद्दों पर चले गए। हम लोग बात कर रहे हैं फ्री बीज की, हम लोग बात कर रहे हैं योजनाओं की। देखिए, यहाँ पर मनीष जी की बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। बहुत सारी ऐसी योजना है, फसल बीमा योजना है, आयुष्मान योजना है, उज्ज्वला योजना है। ये जो योजना है वो लोगों की जरूरत की योजना है। मैं जिक्र इस बात पर कर रहा हूं, देखिए बहुत बारीक फ्रीबीज की और लोक कल्याण योजनाओं में बहुत बारीक सी है, और खासकर चुनाव के इर्द गिर्द जो धड़ाधड़ जो योजनाएं होती है ना, अकाउंट में पैसा डालने की, ये ट्रेंड पहले साउथ में होता था। रंगीन टीवी ले लो जी, फोन ले लो जी, प्रेशर कुकर ले लो जी,
और उसके बाद चुनाव, और जितने भी उत्तर भारत के लोग हैं इसकी आलोचना करते थे, अब वही उत्तर भारत के लोग उसी ट्रेंड पर चल पड़े हैं। अब तो सीधे अकाउंट में पैसा डालने की बात, आपने जो लड़कियां 12th कर लेंगी हम 1 लाख रुपए की एफडी उनके अकाउंट में कर देंगे, बात यहां पर यह हो रही है। और जो कर्ज की बात जिसका जिक्र मनीष जी कर रहे हैं, हम इसलिए भी बात कर रहे हैं कि देखिए इससे कहीं ना कहीं मनीष जी माने नहीं माने, लेकिन राज्य सरकारें बोझ में हैं, उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। चुनाव जीतने के लिए एक हथकंडा हो सकता है, लेकिन तमाम राज्यों के जो नीति निर्धारक हैं, सरकार में बैठे लोग हैं, वो इस बात को लेकर चिंतित हैं। मनीष जी, जो तो आप मानते होंगे कि 80 करोड़ लोगों को जो अनाज देने की योजना थी वो परमानेंट योजना नहीं थी, वो लिमिटेड थी। कोविड काल में लोगों को जरूरत थी, वाकई जरूरत थी, और सरकार का ये बड़ा सराहनीय कदम था। लेकिन फिर सरकार को इसे 5 साल के लिए बढ़ाना पड़ा, क्योंकि आप अगर योजना बंद करोगे तो गुस्सा भी झेलोगे। मनीष जी। मनोज जी, देखिए, मैं जो आपके रिपोर्टर्स जिस तरह से बात कर रहे थे उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, बट मुझे लग रहा था बहुत मोटिवेटेड सवाल कर रहे थे। क्या ये बात सही नहीं है कि मिडिल क्लास के लिए इस सरकार ने जितना किया है किसी सरकार ने आज तक इंडिपेंडेंस के बाद से नहीं किया। आज 12 लाख रुपए कमाते हैं हम लोग, तो 12 लाख रुपए के अंदर आप कोई टैक्स नहीं दे रहे हैं। आज जीएसटी देखिए 22 सितंबर के बाद से जीएसटी इसी साल से हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं। और हर साल ये कब से हो गया? इसी साल से हुआ है ना, इसी साल से हुआ है। जीएसटी में भी इसी साल से सरकार ने राहत दी है, क्योंकि सरकार मान रही थी, सरकार मान रही थी, यकीन मानिए कि जो मध्यम वर्गीय है वो मध्यम वर्गीय पिस रहा है। करना पड़ेगा कि इस सरकार ने इतना बोल्ड कदम उठाया। और देखिए, आर्थिक स्थिति होती है, परिस्थितियां होती हैं, ग्लोबल परिस्थिति होती है, आर्थिक स्थिति देश की होती है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी कदम आप सडनली ले लेंगे। लेकिन इस बात को तो आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है हमारे सोचते हैं, मिडिल क्लास के लिए भी सोचते हैं, गरीबों के लिए, जिसको आप फ्री भी कहते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि देखिए, आपके लिए पर्सनली नहीं, अगर जो भी रेवड़ी यूज करता है वो अपमान करता है गरीबों का, देश के गरीबों के लिए अपमान है, महिलाओं के लिए अपमान है, ये स्टूडेंट्स के लिए अपमान है, उनकी जरूरत है। अगर ऐसी बात है तो वो सड़क पर निकल के विरोध करते हैं कि नहीं मुझे आप मत दें। लेकिन आप किसी के पास भी चले जाएं, कोई विरोध नहीं करता है। और मैं आपको बता दूं, बिहार में खासकर 15 साल कोई भी फ्री भी नहीं थी, लेकिन हर बार सरकार आई। तो अगर आप ये कहते हैं, ये बिहार में मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने इस बात को समझा कि इन चीजों की जरूरत है अभी बिहार में, तभी आया। आप बता दें कि पिछला 3 चुनाव कैसे बिहार में जो है एनडीए की सरकार आई, कौन सी फ्री भी थी? आप एक भी फ्री भी बता दीजिए बिहार में। उसके पहले जो है नरेंद्र मोदी की सरकार जो आई, एनडीए सरकार, उसमें कौन सी फ्री भी थी? तो इस बात से मैं, देखिए, नेता नहीं, वहां तो बिहार में देखिए मनीष जी, आप यकीन मानिए बिहार में तो लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा है, और यही कारण है कि भले ही आप 20 साल सरकार में हैं, लेकिन बावजूद आज भी बीजेपी और आरजेडी लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल और उस समय के लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र आज भी करती है, इस चुनाव में भी कर रही है कि अगर आपको वही दौर लेकर आना है तो फिर आप उनको चुन कर लाओ, वरना हमें लेकर आओ, क्योंकि हम आपको सुशासन दे रहे हैं, हम आपको लॉ एंड ऑर्डर दे रहे हैं, एक बेहतर लॉ एंड ऑर्डर दे रहे हैं। ये बिहार के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और आज भी लोग इस बात पर यकीन करते हैं। शुक्रिया मैं करूंगा मनीष जी का, शुक्रिया मैं करूंगा श्याम जी का। श्याम जी माफ करिएगा, समय का अभाव है, लेकिन आप यकीन मानिए कि तमाम ऐसे राज्य हैं जो इस बोझ तले दब रहे हैं। सरकारों की मजबूरी, हमारे जो देश में, हमारे राज्यों में आज भी ऐसे लोग हैं जो बेहद गरीब हैं। उनके सामने खाने का संकट है, उनके सामने पहनने का संकट है, उनके सामने रहने का संकट है। सरकार उनके लिए योजनाएं लेकर आ रही हैं, जरूरी भी हैं, लेकिन कम से कम अकाउंट में जो डायरेक्ट पैसा डाला जा रहा है, मैं तो व्यक्तिगत तौर पर इसके खिलाफ हूं, क्योंकि वो पैसा कहां जा रहा है, किसके उपयोग में हो रहा, उपयोग में होता होगा, लेकिन इससे जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट चिंता कर रहा है, आरबीआई चिंता कर रहा है, सरकार बोझ तले दबी हुई है। स्कूलों का उन्नयन नहीं हो पा रहा है, सड़कें उस तरीके से बन नहीं पा रही हैं, पुल पुलिये पे काम नहीं हो पा रहा है, और सरकारों को, राज्य सरकारों को बेतहाशा ना चाहते हुए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। कई राज्यों की स्थिति तो ऐसी है कि उनको अपने सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बांटने के लिए, तनख्वाह बांटने के लिए भी हर महीने 2 महीने में 4,000 5,000 करोड़ का कर्ज लेना पड़ रहा है। इस बीच मुफ्त की योजनाओं पर
भोपाल और तेलंगाना के लोग क्या सोचते हैं, सुनिए। माल कर रही है वो अपने चुनावी वादे पूरे करने के लिए कर रही है, क्योंकि आप देखा जाएगा तो स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग सब वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग में देखिएगा कई जो हॉस्पिटल्स हैं उनके पास एम्बुलेंस तक नहीं है, लोग ठेले पे, और यहाँ तक कि साइकिल पे देखा जाए तो एक आदमी अपनी बीवी को साइकिल पे लेके गया था क्योंकि एम्बुलेंस थी ही नहीं। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा चुनावी वादा पूरा करने के लिए अपने करते हैं, उसके बाद उनका न शक्ल देखी जाती है न कुछ देखा जाता है। शिक्षा विभाग में देखा जाए तो शिक्षा विभाग की पूरी बिल्डिंगें झरझर हो रही हैं, सरकारी स्कूल है गिर रहे हैं, मलबा ऐसे निकलता जा रहा है। और आजकल के दिल्ली में देखिएगा आप कि कहाँ पर स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छा बिल बोर्ड पे जो प्रोजेक्टर के थ्रू हो रही है, और मगर कई एरिया में देखा जाए तो बोर्ड तक नहीं है। तो शिक्षा विभाग में पैसे इस्तेमाल करना, आपका स्वास्थ्य विभाग में इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा अच्छा निर्णय होगा, जो ये सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि सरकार ने जो वादे किए थे चुनावी टाइम पे, वो वादे अधूरे रह गए हैं। सड़कें आज आप देखिए गड्ढों से भरी हुई हैं, जहाँ भी जाओ। हम लोग अरेरा कॉलोनी में रहते हैं, बिल्कुल आप यहाँ से चले जाओ न्यू मार्केट से लेके और आपके सीहोर साइड, तो यहाँ तो सड़कें उन्होंने अच्छी बना दी। क्यों बना दी? क्योंकि वहाँ सभी नेता लोग आते हैं एयरपोर्ट से, तो उन लोगों ने वहाँ तक अच्छी सड़कें बना दी। और आम जनता क्या करे? गड्ढों में कल ही मेरी गाड़ी का 3 बार पंचर उड़वाया मैंने मेरी गाड़ी का। तो हम बहुत परेशान हैं, मतलब गड्ढों से बहुत परेशान है। सरकार पूरा पैसा खा गई आम आदमी के। तो योजना तो सरकार की उनने अच्छी उनके लिए बनाई है। उनने एयरपोर्ट से अच्छा रोड बना दिया, भाजपा कार्यालय तक तो लोग अच्छे से जा रहे हैं, बढ़िया, पेट का पानी नहीं हिल रहा। और यहाँ हमारा साला खाना पच जाता है 2-4 बार तो हमारा। ऐसी बेकार सड़कें, आप गड्ढे देखो आप। सरकार तो ऐसा क्यों कर रही है? मतलब दो पक्ष क्यों कर रही है सरकार? तो सरकार तो सब अपने लिए करती है, मान लो, है ना भाई। जैसे कि युवक हैं सब बर्बाद हैं। अभी जो है तो इलेक्शन आ रहा है तो महिलाओं के लिए दे देंगे, जो भी देना होगा उसके बाद वो भी ख़त्म कर देंगे बीच में। न किसी को रोड दिखते हैं, न किसी को कुछ दिखता है, चाहे वो गरीब हो चाहे कितना भी गरीब हो, तो उसको कोई वही नहीं है। और जितना बड़ा आदमी है सब बड़े आदमी को दे रहा है, वो कर रहा है। आयुष्मान कार्ड है, 10,000 घर होंगे तो मुश्किल 2-3 घरों में सही साथ चला होगा तो वो भी बड़े घरों में। जो मतलब जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उनके लिए तो कोई है ही नहीं है, कोई चीज़ का भी सुविधा। बस यही है। और ना तो यहाँ पे कोई चीज़ की शिक्षा की व्यवस्था है, वो भी गरीबों के लिए। अमीर तो ऐसा है तो वो तो कहीं भी कोई भी कंट्री में भेज देगा, वो पढ़वा लेगा, बच्चे आए उसका। बाकी गरीब का थोड़ी पढ़ पाएगा। और रही बात रोडों की, जहाँ पे उनकी जो है तो कोई नेता नगरी चल रही है उन्हीं की, तो वो तो अपना बनवा लेते हैं। बाकी जैसे अपने इधर है तो कोई नहीं देखेगा कि गड्ढा है कि क्या है। ये तो चुनाव के समय कई वादे करती है, चुनावी रेवड़ियाँ बांटती है कि आपको ऐसा किया जाएगा वैसा किया जाएगा, कई करोड़ों के वादे हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब वादे हो जाते हैं तो उस अर्थव्यवस्था उधर डगमगा जाती है, और उसके बाद आम जनता तक, मध्यम वर्गीय तक उनको जो लाभ पहुंचना चाहिए, कई विकास की योजनाएं पहुंचनी चाहिए, वो फिर वहां तक नहीं पहुंच पाती। तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से शिकारी शिकार करता है उसी तरह से जनतंत्र में अब नेता हो गए। नेता को 5 साल में जब अपनी जाल बिछाना है तो अनेक वादाएं, अनेक मुद्दा, अनेक विभिन्न विषयों को जनता को आकर्षित करने का प्रयास करेगा। और जब उसको मत मिल जाता है, वो नेता चुनाव जीत करके और विधानसभा में पहुंचता है या संसद में पहुंचता है, तब जनता के विकास के मुद्दों को वो भूल जाते हैं। और इसलिए भूल जाते हैं कि उनको विकास करना नहीं है। आज मैं कहता हूँ किसी क्षेत्र की विकास की बात रखिए, कहीं पुल टूट गया, कहीं नाली टूटी है, क्यों टूटा है? इसका एक कारण है कि विकास में गुणवत्ता नहीं है। क्योंकि नेता को कोई भी टेंडर होने के पहले 20%, 40% नेता को कमीशन चाहिए, 10% किसको चाहिए? उस अधिकारी को चाहिए, और 10% से 15% किसको चाहिए? ठेकेदार को। और जब कमीशन बन गया तो कमीशन में 40% में विकास कहाँ से होगा? तो वो तो पुलिया गिरेगी ना, वो तो लोग मरेंगे। और फिर नेता उसमें सहानुभूति कहता है कि बड़ा दुख घटना है, दुखद है, मैं 5 लाख का मुआवजा घोषणा करता हूँ। तो आम जनता, जनमानस ऐसे ठगों को, ऐसे नेताओं को, और जो झूठ की दीवार बनाते हैं, उनको जनता चिन्हित करना चाहिए। और जब 5 साल में आपके दरवाजा में विकास की बात करें और मुद्दे की बात करें तो उन नेताओं को चिन्हित करना चाहिए। तेलंगाना के बजट में 57%, कांग्रेस रेवंत रेड्डी सरकार ने 57% का जो मिसयूज कर रहे हैं, जो इन्होंने इलेक्शन से पहले जो प्रॉमिस किए थे, फेक प्रॉमिसेस, जिसके अंदर कोई प्रॉमिस आज तक फुलफिल नहीं हुई, उसके बावजूद तेलंगाना बजट में से 57%
इनकम में से जो मिसयूज करके ये लोग स्कीम फ्री जो स्कीमात का जो इन्होंने अश्योरेंस दिया था आवाम को, जो पब्लिक का टैक्स पेयर अमाउंट है, जो उनको मिसयूज करने का कोई उनको हक नहीं बनता है, उसके बावजूद भी इन्होंने तेलंगाना स्टेट खजाने में से 57% टैक्सेस में से अमाउंट लेके फ्री जो उनकी स्कीमात है उसके ऊपर अमलावरी करने के लिए पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अमलावरी भी पूरी नहीं हो रही है। कोई इनकी स्कीम भी जो है जितने प्रोमिस किए हैं ऑलमोस्ट 90% स्कीमात इनके जो है स्कीम्स फेल हो चुके हैं। कोई स्कीम पे पर कांग्रेस गवर्नमेंट तेलंगाना पे आवाम पे सामने फुलफिल नहीं करी है। उसके बावजूद इनका जो फंड्स में से मिसयूज करना इनके ऊपर जो है एक बड़ा एलिगेशन है इनके ऊपर, और इनके ऊपर जो है एक सीबीसीआईडी इंक्वायरी होना चाहिए। 57% जो अमाउंट ये लोग लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ खर्चा कर रहे हैं, क्या खर्चा कर रहे हैं, इसके ऊपर एक व्हाइट पेपर इन्होंने जो है प्रोड्यूस करना चाहिए यहाँ पे असेंबली के अंदर। कांग्रेस हुकूमत यहाँ तेलंगाना में आके ऑलमोस्ट 2 साल हो गया। तो जो इलेक्शन से पहले तो बहुत वायदे की कांग्रेस गवर्नमेंट, मोर देन 400 गारंटीज, 400 जो सो स्कीम्स बताई, उसमें से 6 जो सो गारंटी बोली थी। 6 गारंटी में जो सो जैसा कि बस लेडीज़ के लिए फ्री बोले थे, और कई ऐसे स्कीम्स है जो अब तक के इम्प्लीमेंट नहीं हुए इसमें 6 गारंटीज। तो मैं ये रेवंत रेड्डी हुकूमत से पूछना चाहता हूँ कि अब जितना भी बजट जो भी आ रहा है उसमें से ऑलमोस्ट 57% जो सो फ्री बीस को आप जो है सो देंगे, और 43% जो बचेगा उसमें कैसा हुकूमत चलेंगे। सैलरीज है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें कई ऐसे जो है सो हुकूमत चलाने के लिए जो है सो पैसों की जरूरत पड़ती है, रेवेन्यू की जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से जो है सो हुकूमत चलना बहुत मुश्किल है। और इससे एक कॉमन पर्सन को क्या फायदा है, एक कॉमन पर्सन कैसा जो है सो सर्वाइव होगा। सैलरीज नहीं है कई जनों को, कई जो कॉन्ट्रैक्टर से बल्दिया के उन लोगों के बिल्स पास नहीं हो रहे। कई स्कीम्स देखा गया तो कई जगह जो है सो पेंडिंग है, बजट पास नहीं हो रहा। कई जगह जो सो बजट सैंक्शन हुआ तो जो है सो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। तो ये कांग्रेस गवर्नमेंट के ये है कारनामे, खाली जो है सो झूठ बोलकर पावर में तो आ गए, लेकिन जो है सो अब इसको मैनेज नहीं कर सक रहे।